बच्चों, आज हमें शब्द भेद का तीसरा भेद विशेषण, इसके बारे में जानकारी लेनी है। हमने देखा है कि शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। उनमें पहले 4 शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद विकारी शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो विकारी शब्द में तीसरा जो प्रकार है विशेषण, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। विशेषण यानी क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा या संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया गया सर्वनाम, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब वाक्य में जो विशेषण आया हुआ होता है तो वह विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी किसकी विशेषता बताता है? वह संज्ञा या सर्वनाम को। तो संज्ञा या सर्वनाम को जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं, पर विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ये प्रविशेषण शब्द जो होते हैं जिनका काम क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताना। अब विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, पर प्रविशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द आया हुआ होता है, यानी जो विशेषण होता है उसकी विशेषता बताने का काम करता है। उसे कहा जाता है प्रविशेषण। अब देखो, पहले विकारी जो 4 शब्द है संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण ही कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर नीचे एक उदाहरण दिया गया है कि प्रविशेषण किस तरह से अपना काम करता है या प्रविशेषण कैसे होता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में राम क्या है? संज्ञा है ना? राम संज्ञा है। अब क्रिया कौन सी है? दौड़ता है। राम संज्ञा है, दौड़ता है क्रिया है। तेज राम की विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द तेज है। तेज क्या है? विशेषण है। और उसके पहले और एक शब्द आया हुआ है, वह शब्द कौन सा है? बहुत। फिर बहुत शब्द क्या है? तो बहुत शब्द है प्रविशेषण, क्योंकि कैसे दौड़ता है राम? बहुत तेज, बहुत। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। फिर वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी अब यहाँ पर विशेष्य कौन है? राम, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर राम विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है, और तेज क्या है? विशेषण है। इस प्रकार हम वाक्य में विशेष्य और विशेषण होता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द आया हुआ होता है तो वह प्रविशेषण होता है। अब विशेषण के भेद के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो विशेषण के प्रकार या भेद कितने हैं? 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के और दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण का एक भेद होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा उसका भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हम एक एक प्रकार की जानकारी लेते हैं। अब देखो, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप इस प्रकार है, यानी जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, अब सिर्फ गुण या दोष नहीं, संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थिति, इनके बारे में विशेषता बताई जाती है तो उन शब्दों को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। वरना आप लोगों को लगेगा गुणवाचक विशेषण यानी सिर्फ गुण ही बताए जाते हैं। गुण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे गुण, सद्गुण और दुर्गुण।
दुर्गुण भी, बुरे गुण भी है तो वह है गुण ही, पर वह बुरे हैं, यानी हम उसे दोष कहते हैं। यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा या स्थिति के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप से इस प्रकार है। प्रमुख भाव जैसे अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु इत्यादि। यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में या व्यक्ति के बारे में उसकी अच्छाई बताई जा रही है किसी शब्द से, या बुराई बताई जा रही है, वह कायर है या वीर है, बलवान है, दयालु है। यानी उसके भाव, उसके मन के भाव या स्वभाव के बारे में अगर वह बताया जा रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। काल अगर बताया जा रहा है, अगला, पिछला, नया, पुराना, तो भी वह गुणवाचक विशेषण ही है। स्थान, अगर कोई व्यक्ति अगर कहाँ रहता है उससे उसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे शहरी है या पहाड़ी है, पंजाबी है, ग्रामीण है ना, तो स्थान के बारे में विशेषता बताई जाती है तो भी वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। या आकार को लेकर, लंबा है, ऊंचा है, नाटा है, नीचा है, सुंदर है, चौड़ा है, इसके बारे में विशेषता बताई जाती है तो वह आकार के बारे में अगर कोई भी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा की या सर्वनाम की तो वह गुणवाचक विशेषण है। समय के बारे में अगर बताया जा रहा है, जैसे मासिक यानी कब, जैसे वर्तमान पत्र रोज आता है तो वह दैनिक है। या कोई किताब अगर महीने में एक बार छपती है तो उसे हम मासिक कहते हैं। कोई सप्ताह में एक बार छपती है तो उसे साप्ताहिक कहते हैं। कोई 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है तो उसे त्रैमासिक कहते हैं। तो इस तरह से समय के बारे में अगर विशेषता बताई जाती है तो भी वह गुणवाचक विशेषण ही है। दशा, किसी व्यक्ति के बारे में हम उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, जैसे वह मोहन बहुत दुबला है, या राम काका कमज़ोर है, या रमेश स्वस्थ लड़का है, या रोगी, निरोगी। इस तरह से कोई भी दशा यानी स्थिति, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, लड़कपन, इस तरह की अगर दशा या उम्र के या उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में अगर कुछ भी विशेषता बताई जाती है तो वह होता है गुणवाचक विशेषण। या रंग के बारे में विशेषता बताई जा रही है, जैसे लाल, पीला, नीला, काला, गोरा, सफ़ेद, तो इस तरह से रंग के बारे में भी अगर विशेषता बताई जाती है तो वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। अब दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण। यानी जो विशेषण संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं या संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं तो उन्हें कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि इसमें से किसके बारे में, संज्ञा के बारे में कौन सी विशेषता या जानकारी पता चलती है, संज्ञा संख्या में कितनी है, तो ऐसे विशेषण को कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे अब देखो, एक मेज़, यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? मेज़। कितनी मेज़ है? एक। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 4 कुर्सियाँ, कुर्सियाँ संज्ञा है, कितनी कुर्सियाँ है? 4, तो 4 संख्यावाचक विशेषण है। 10 पुस्तकें, कुछ रुपए आदि। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, मैंने पहले ही बताया कि एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है यानी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, दूसरा आदि। यानी यहाँ पर संज्ञाएं संख्या में कितनी है इसका निश्चित बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर कुछ प्रकारों से संख्या के बारे में बताया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 हम कहते हैं ना, कक्षा में कितने लड़के हैं? 35 लड़के हैं, या 40 है, या विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। ये गणनावाचक, ये जो विशेषण शब्द आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन विशेषण शब्दों को यानी जिनकी गिनती की जाती है तो इन्हें कहा जाता है गणनावाचक विशेषण। ये गणनावाचक विशेषण भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब दूसरा प्रकार इसमें आता है, किस प्रकार के और विशेषण होते हैं? क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कक्षा में मेरा दूसरा स्थान आया परीक्षा में, तो दूसरा ये शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वह भी क्रम बताता है। आवृत्तिवाचक विशेषण, दुगना, दूना या दुगना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, है ना,
इस साल हमारी फसल पिछले साल से दुगनी हुई है, तो ये दुगना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। और समुदायवाचक विशेषण भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में होते हैं। जैसे चारों लड़के काम पर गए हैं, दोनों, चारों, पांचों, ये शब्द भी कैसे हैं? समुदाय को दर्शाते हैं। दोनों कहते हैं तो अपने आप पता चलता है कि वहाँ पर कितने हैं? 2 है। चारों कहते हैं तो 4। ये समुदायवाचक जो संख्याएं होती है वह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित यानी निश्चितता का पता न चलना। तो जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे उदाहरण के लिए थोड़े आदमी, वहाँ थोड़े आदमी खड़े हैं। अब थोड़े यानी उन्हें गिना जा सकता है पर निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। कैसे कहा जा रहा है? थोड़े आदमी। तो थोड़े कैसा शब्द है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी जो संज्ञा या जिन संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में बताया जाता है उन्हें गिना जा सकता है पर उनकी निश्चित संख्या नहीं दी गई है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे माँ मुझे कुछ रुपए दो। अब रुपए तो मांगे गए हैं पर कितने मांगे हैं इसका निश्चित पता चलता है क्या? नहीं। कुछ यानी फिर कुछ शब्द कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के फिर 2 प्रकार आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी संज्ञा के बारे में निश्चित संख्या का अगर ज्ञान होता है या बोध होता है तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, और संज्ञा की अगर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको इतना ये भेद नहीं लिखना है निश्चित है या अनिश्चित है। दोनों प्रकार के अगर शब्द आते हैं वाक्य में और अगर शब्द भेद पहचानने के लिए कहा जाता है तो संख्यावाचक विशेषण लिखते हैं तो भी चलता है। अब तीसरा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? परिमाण यानी मात्रा। परिमाण किसे कहा जाता है? मात्रा को कहा जाता है। तो देखो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं पर परिमाणवाचक विशेषण गिने नहीं जाते हैं, जिनका नाप किया जाता है यानी जिन्हें नापा जाता है। जैसे हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े को नापते हैं, ज़मीन को नापते हैं, टेप से नापते हैं ना, तो जिनका नाप या तौल किया जाता है, तौलना यानी वजन करना। तो जिन जिन पदार्थों को या जिन जिन बातों को नापा जाता है या जिनका वजन कर कर हम लेते हैं, ऐसे शब्दों अगर ऐसी मात्राएं या ऐसे शब्द होते हैं तो उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि परिमाण के बारे में या मात्रा के बारे में बताया जा रहा है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध या तोला भर सोना, थोड़ा पानी। अब देखो, यानी जिन्हें तौल कर लिया जाता है, जिनका वजन कर कर लिया जाता है या जिन्हें नापा, लंबाई चौड़ाई जिन्हें नापा जाता है उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब हमने देखा संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है ना, संज्ञा परिमाण में या मात्रा में निश्चित रूप से कितनी है ये जिस शब्द से हमें पता चलता है उन्हें कहा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। 1 लीटर दूध, जैसे हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध, तो हमें बोध होता है कि दूध कितना है? 1 लीटर है, निश्चित परिमाण का पता चलता है। अब ये हमेशा ये ध्यान में रखो कि वरना आप लोगों को लगेगा कि 1, 2, 3, 4 या 10, 5 ये तो संख्यावाचक में आता है, फिर ये परिमाणवाचक में भी आया है, तो ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण में यूनिट आता है या उसकी मात्रा का बोध कराने वाला शब्द उस संख्या के आगे आता है। अगर जैसे यहाँ पर एक संख्या है पर 1 के सामने क्या आया हुआ है? लीटर। लीटर से हमें दूध की मात्रा का पता चल रहा है। यानी मात्रा का बोध कराने वाला शब्द अगर संख्या के आगे आता है तो वह होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
यानी 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा। मीटर को, कपड़े को हम क्या करते हैं, नाप कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कपड़ा है, 10 मीटर। हमें पता चल रहा है। जैसे हम कुछ कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं हम 2 मीटर कपड़ा दो, 2.5 मीटर कपड़ा दो, तो वो क्या करता है, नाप कर उतना ही कपड़ा हमें देता है। तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। या कुछ भी हम खरीदते हैं, जैसे माँ शक्कर लाने के लिए कहती है 5 किलो शक्कर लेकर आओ, तो 5 किलो या 10 किलो गेहूँ, ये 5 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 10 मीटर, ये सारे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यानी हमें पता चलता है कि जिस संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है उसका परिमाण कैसा है, निश्चित है। अब परिमाणवाचक विशेषण का ही दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जिन शब्दों से कितना परिमाण बताया जा रहा है उसका निश्चित बोध नहीं होता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित शब्द से ही पता चलता है कि निश्चितता नहीं बताई जा रही वहाँ पर। तो परिमाण अगर निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है तो वह शब्द होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी। अब थोड़ा, कुछ, बहुत, ये इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा थोड़ा यानी निश्चित रूप से कितना है, पता चल रहा है क्या, नहीं। कुछ शहद, शहद कितना, शहद हम ना तौल कर लेते हैं, पर यहाँ पर अब कुछ शहद यानी कितना शहद, यानी उसके निश्चित परिमाण का पता चल रहा है क्या, नहीं। या बहुत पानी, पानी, अब पानी यानी उसकी मात्रा कितनी है, बहुत है, बताया जा रहा है कि बहुत है, पर बहुत यानी कितना है निश्चित, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए थोड़ा, कुछ, बहुत ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। या अधिक पैसा, अब अधिक पैसा, पैसे हम गिन कर लेते हैं पैसे, पर अब कितने पैसे बताया जा रहा है क्या, नहीं। तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक, ये शब्द सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम शब्द की ओर निर्देश करते हैं। अब ये जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वस्तुतः ये मूल रूप में सर्वनाम ही होते हैं, पर सर्वनामों का प्रयोग हम कब करते हैं, संज्ञा के लिए करते हैं, और संज्ञा के बाद आता है। संज्ञा, पहले संज्ञा आती है वाक्य में, पर उसके बारे में ही कुछ बताना है तो अगले वाक्यों में संज्ञा के लिए ही सर्वनाम आता है। अब ये सार्वनामिक विशेषण भी सर्वनाम ही होते हैं, पर वह संज्ञा के बाद नहीं आते, वह ठीक संज्ञा के पहले आते हैं। और ठीक पहले आकर वह क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं। उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। यानी जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि, यानी ये सर्वनाम ही है, पर ये कब आते हैं, संज्ञा के बाद में नहीं आते हैं, या संज्ञा के लिए नहीं आते, बल्कि ये संज्ञा के पहले आते हैं। यानी इन सर्वनामों के बाद में तुरंत संज्ञा होती है, और ये क्या करते हैं, उन संज्ञाओं की विशेषता बताने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, और जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, यानी जब संज्ञा के पहले नहीं आते, सिर्फ ये शब्द आते हैं, संज्ञा के लिए आते हैं और अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं, पर संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का कामचोर है, अब इसमें संज्ञा कौन सी है, लड़का, लड़का के ठीक पहले वह, यह सर्वनाम आया। अब वह कौन सा लड़का कामचोर है, वह, यानी अब ये क्या कर रहा है, उस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, कामचोर है। संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम न होकर क्या है, सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण का एक प्रकार है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, अब ये इस सर्वनाम है, पर वो परीक्षार्थी, संज्ञा कौन सी है, परीक्षार्थी, उसके पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है कि इसने नकल की है, तो ये शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है।